पिछले पार्ट में हमने पोर्ट्रेट की शेडिंग फाउंडेशन बिल्ड की थी, लाइट और डार्क एरियाज क्लियरली इस्टेब्लिश किए थे। इस पार्ट 3 में हम फेशियल फीचर्स को रिफाइन करेंगे, आईज, नोज, लिप्स और ओवरऑल एक्सप्रेशन पे काम करेंगे। इस स्टेज का फोकस डिटेलिंग पे नहीं, क्लैरिटी पे होना चाहिए। हर इंडिविजुअल फीचर को पोर्ट्रेट के बिग स्ट्रक्चर के साथ हमें कनेक्ट करना है ताकि ये पोर्ट्रेट बिलीवेबल और रियलिस्टिक लगे, और इसी के साथ साथ इसमें अच्छा बैलेंस भी होना चाहिए। तो चलिए ड्राइंग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। हम अब ईच इंडिविजुअल फीचर को 1 बाय 1 रेंडर करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि रेंडरिंग का मतलब क्या है। आप जब भी किसी आर्टिस्ट के डेमोज या ट्यूटोरियल देखते हो तो आर्टिस्ट कभी शेडिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और कभी रेंडरिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है? बेसिकली इन दोनों को हम एक ही कॉइन के दो साइड्स कह सकते हैं। शेडिंग में हम वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करके उसको पुट डाउन करते हैं, मतलब जहाँ पे डार्क वैल्यू होना चाहिए वहाँ पे हम डार्क शेड लगाते हैं, जहाँ पे मीडियम होना चाहिए वहाँ पे हम मीडियम लगाते हैं। और रेंडरिंग का मतलब होता है कि इन्हीं वैल्यूज़ को और रिफाइन करके उसमें हम 3Dनेस लेके आए। मतलब दो वैल्यूज़ के बीच में जो स्मूथ ट्रांजिशन होता है या फिर सरफेस पे कोई डिटेल्स होते हैं या फिर टेक्सचर होता है, उनको हम काफ़ी ध्यान से ड्रॉ करके हमारे ड्राइंग में एक 3Dनेस लेकर आए। उसी प्रोसेस को जनरली रेंडरिंग कहा जाता है। मैंने इस वीडियो के इंट्रो में कहा था कि हमारा फोकस डिटेलिंग पे नहीं, क्लैरिटी पे होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम ईच इंडिविजुअल डिटेल को कॉपी ना करें, बल्कि हमारे ड्राइंग में 3Dनेस लेकर आए। हम एक 3D वर्ल्ड में जीते हैं, तो हम जो भी परसीव करते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट ड्रॉ करता है वो 3D होता है। और हम आर्टिस्ट का मेन गोल यही होता है कि हम 2D पेपर पे 3D इल्यूजन क्रिएट कर सके। वैसे देखा जाए तो आर्टिस्ट एक मैजिशियन या फिर एक इल्यूजनिस्ट की तरह होता है जो सिर्फ 3Dनेस और डेप्थ का इल्यूजन क्रिएट करता है। इनफैक्ट 2D पेपर में कोई भी डेप्थ नहीं होती है, बट हमारा ब्रेन वो डेप्थ परसीव करता है क्योंकि आर्टिस्ट उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालता है वो इल्यूजन क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब हम आईब्रो वाले सेक्शन रेंडर कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हमारी आईब्रोज हमारे आंखों से थोड़ी सी बाहर होती है और हमारा नोज हमारे आईब्रो से और बाहर होता है। हमारे लिप्स थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं। ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती है, एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमें बस इसी उतार और चढ़ाव को शेडिंग के माध्यम से और निखारना है ताकि हमारा इल्यूजन और बेहतर हो सके। इसी प्रोसेस को हम रेंडरिंग कहते हैं। अब आप देख पा रहे होगे कि मैं आईब्रोज का शेप पहले ठीक कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आईब्रोज के आसपास के शेड्स को और रिफाइंड और स्मूथ बनाऊंगा और उनको करेक्ट भी कर लूँगा, जिससे हमारा 3Dनेस और इल्यूजन ऑफ डेप्थ ये और क्लियर हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये काम टेक्निकली इतना भी ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होता है। आपको बस सही जगह पे सही वैल्यू ड्रॉ करके अलग अलग वैल्यूज़ के बीच का ट्रांजिशन सही से स्मूथली दिखाना होता है। बट ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है। आप जितना ज़्यादा हाई लेवल की फिनिशिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना ज़्यादा आपको रेंडरिंग करने में समय लगता है। जैसे कि मैं बता दूँ, ये पोर्ट्रेट ड्रॉ करने में मुझे लगभग 4 से 5 घंटे लगे, जिसमें मोर देन 50% ऑफ द टाइम मुझे सिर्फ रेंडरिंग के लिए लगा। इसलिए जगह जगह पे मैंने प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट कर दी है। यहाँ पे मैं अलग अलग पेंसिल्स का इस्तेमाल करूँगा। जहाँ पे मुझे जो पेंसिल नेसेसरी है वहाँ पे मैं स्विच कर लूँगा। डार्क और सॉफ्ट एरियाज़ के लिए सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करूँगा। मीडियम एरियाज़ के लिए मैं मीडियम पेंसिल यूज़ करूँगा। जहाँ पे मुझे हार्ड लाइंस ड्रॉ करने हैं, जैसे कि आँखों के ऊपर का फोल्ड या फिर नोज़ की आउटलाइन, वहाँ पे मैं हार्ड पेंसिल का यूज़ करूँगा। और लाइट शेड्स के लिए मैं पेपर स्टम्प्स और मेकअप ब्रशेस का यूज़ करूँगा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लाइट एरियाज में शेड्स फिल करने के लिए आप डायरेक्टली चारकोल इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि चारकोल एक बहुत डार्क मीडियम होता है। वहाँ पे आपको मेकअप ब्रशेस और पेपर स्टम्प्स का इस्तेमाल करना होता है। बस आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब भी लाइट एरियाज में आप ब्लेंडिंग टूल यूज़ करते हो, जैसे कि ब्लेंडिंग स्टम्प या
ब्रश, तो इतना ध्यान में रखिए कि वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होना चाहिए। लाइट एरिया में यूज़ करने से पहले आप एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर पे आप उसे रब करके देखिए कि बहुत ज़्यादा डार्क तो नहीं है, क्योंकि ड्राइंग करने के फ्लो में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं। गलती से अगर हमने बहुत ज़्यादा डार्क पेपर स्टम्प लाइट एरिया में यूज़ कर लिया तो उसे ठीक करने में बहुत ज़्यादा समय चला जाता है और कभी कभी तो ये इम्पॉसिबल बन जाता है। इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिए। यहाँ पे मैं स्टिक इरेजर का इस्तेमाल काफ़ी कर रहा हूँ एजेस को काफ़ी शार्प बनाने के लिए। जैसे कि ये आँखों के बीच का आइरिस है, उसका एज काफ़ी शार्प होता है, तो वो एज की शार्पनेस मेंटेन करने के लिए मैं स्टिक इरेजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमें इरेजर को एज अ करेक्शन टूल से ज़्यादा एज अ ड्राइंग टूल यूज़ करना होता है। जब आप पेंट करते हो तो डार्क एरियाज के लिए डार्क पेंट करते हो, लाइट एरियाज के लिए लाइट पेंट करते हो। उसी तरीके से इस ड्राइंग में डार्क एरियाज के लिए हमें चारकोल यूज़ करना है और लाइट एरियाज के लिए स्टिक इरेजर का या फिर पेपर स्टम्प का यूज़ करना है। यहाँ पे पहले मैं राइट साइड वाला फेस रेंडर कर रहा हूँ जो कि मोस्टली शैडो में है, और लेफ्ट साइड वाला आँख और चीक ये काफ़ी ज़्यादा लाइट में है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से मुझे अप्रोच करना होगा। हमारे ड्राइंग में हमारा अप्रोच डार्क टू लाइट होता है। सबसे पहले हम डार्क एरियाज को कवर करते हैं डार्क वैल्यूज ड्रॉ करके, और उसके बाद डार्क टू मीडियम और मीडियम टू लाइट, ऐसे हम प्रोग्रेस करते चले जाते हैं। राइट आई हमने लगभग रेंडर कर लिया है, अब लेफ्ट आई रेंडर करते हैं। जब भी आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हो तब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि दोनों आंखों को सेम डिटेलिंग में आपको नहीं बनाना है। यहाँ पे भी फोटो में देखिए, राइट वाली आंख थोड़ा सा स्मज्ड दिखाई दे रही है और लेफ्ट वाली आंख काफ़ी ज़्यादा शार्प दिखाई दे रही है। तो हमें ड्राइंग में एक कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है जहाँ पे व्यूअर का ध्यान सबसे ज़्यादा रहे और सबसे पहले जाए। यूजुअली वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हो। कॉन्ट्रास्ट का मतलब जहाँ पे एडजेसेंट एरियाज में सबसे ज़्यादा डार्क और सबसे ज़्यादा लाइट शेड्स हो। जैसे कि लेफ्ट वाली आँख में, हमारी लेफ्ट वाली साइड आँखों में बहुत ज़्यादा डार्क शेड्स है और मॉडल के चीक पे बहुत ज़्यादा लाइट शेड्स है, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट पॉइंट क्रिएट हो रहा है। इसी एरिया को हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाएंगे, जिसे कॉम्पोजिशन में फोकल पॉइंट भी कहा जाता है। इस एरिया की रेंडरिंग हम बहुत ज़्यादा केयरफुली और डिटेल में करेंगे कंपेयर टू अदर एरियाज। इसका मतलब ये नहीं है कि अदर एरियाज को हम बहुत केयरलेसली ड्रॉ करेंगे। हम इंटेंशनली अदर एरियाज में थोड़े डिटेल्स कम रखेंगे। आप ऐसा समझिए कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में हमें रेजोल्यूशन 4K रखना है और अदर एरियाज में हमें रेजोल्यूशन थोड़ा थोड़ा कम करते हुए जाना है। जैसे कि राइट साइड ऑफ द फेस में हम रेजोल्यूशन 2K रखेंगे, अदर एरियाज में 1080p रखेंगे, और जो सबसे लीस्ट इंटरेस्ट वाले पॉइंट होते हैं, इन दिस केस साड़ी और नेक वाला एरिया, वहाँ पे हम रेजोल्यूशन बहुत कम रखेंगे, लगभग 480 पिक्सल्स। तो ये सिर्फ एनालॉजी है, आप समझ गए होंगे कि हमें हर एरिया को सेम इंटेंसिटी के साथ शेड या रेंडर नहीं करना है। कुछ एरियाज को हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है और कुछ एरियाज को जानबूझकर कम इम्पोर्टेंस देना है। ये सारी चीज़ें कॉम्पोजिशन का पार्ट होते हैं। कॉम्पोजिशन के बारे में भी मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा आने वाले समय में। बट अगर आप बिगिनर हो तो कॉम्पोजिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो, बेसिक स्किल्स पे अभी ध्यान देना चाहिए आपको, जैसे कि पेंसिल हैंडलिंग, रेंडरिंग, शेडिंग, वैल्यूज़, एजेस, ड्राइंग को कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ईच इंडिविजुअल फीचर्स को अच्छे से कैसे ड्रॉ करें। इन टेक्निकल स्किल्स में पहले आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, उसके बाद आप कॉम्पोजिशन और बेटर अरेंजमेंट के बारे में सही से सोच पाओगे।
अभी लगभग 10 मिनट हो गए हैं वीडियो में और आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ है, क्योंकि इस स्टेज में हमें काफ़ी केयरफुली और स्लोली ही काम करना होता है। जैसे कि इस लेफ़्ट वाली आँख में मैं कोई मिस्टेक करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मेरा काम काफ़ी स्लोली चल रहा है। मैं आसपास के एरियाज़ को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एजेस और वैल्यूज़ को ठीक से ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरा स्टाइल ये है कि मैं ड्राइंग को प्रिंटर की तरह टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट अप्रोच नहीं करता हूँ। आई एम ऑल ओवर द प्लेस। कभी मैं इस एरिया पे रेंडरिंग करता हूँ तो कभी उस एरिया पे रेंडरिंग करता हूँ। ड्राइंग के प्रोसेस के फ्लो में मुझे जो ठीक लगता है वो मैं डिसीजन लेता हूँ। इसका कोई राइट सीक्वेंस नहीं है कि आप पहले लेफ़्ट वाली आई करें, फिर राइट वाली आई करें, फिर नोज़ करें, फिर लिप्स करें। रेफरेंस या मॉडल के हिसाब से आपको डिसीजन लेने होते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी प्रोसेस थोड़ी सी स्टेप बाय स्टेप हो, ताकि मुझे खुद को कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी मैंने दोनों आंखों का शेप काफ़ी रिफाइन कर लिया है और डार्क वैल्यूज़ को भी मैंने ऐड कर दिया है। जब मुझे लगा कि मेरे शेप सही है, एजेस सही है, तभी मीडियम और लाइट वैल्यूज़ और ट्रांजिशंस मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बहुत सारे टूल्स को एक ही साथ यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि निडेबल इरेज़र, स्टिक इरेज़र, सॉफ्ट पेंसिल, हार्ड पेंसिल, पेपर स्टम्प और मेकअप ब्रश। जहाँ पे जिस टूल की ज़रूरत है वहाँ पे मैं वो टूल यूज़ कर रहा हूँ। हर टूल को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, वो डिसीजन आपको खुद को लेने पड़ते हैं, तभी जाके आपके स्किल्स डेवलप होंगे। आप हर किसी छोटी चीज़ के लिए किसी आर्टिस्ट या मेंटोर पे डिपेंड नहीं रह सकते हो। वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पे तो आपको खुद को ही चलना पड़ेगा। आप में से जो लोग आर्ट फील्ड में प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट या फिर आर्ट टीचर बनना चाहते हैं, या फिर इन जनरल आर्ट के प्रोग्रेस के बारे में काफ़ी सीरियस है, तो उन लोगों को काफ़ी स्ट्रिक्टली अपने ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए और रेगुलरली प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो हॉबी आर्टिस्ट है, कभी कभार ड्राइंग करते हैं, जो अर्निंग्स के लिए आर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, जो सिर्फ खुद के एंजॉयमेंट के लिए ड्राइंग करते हैं, उनको ये सारी बातें इतनी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेनी चाहिए और सिर्फ आप जितना भी टाइम ड्राइंग कर रहे हो उस टाइम को काफ़ी एंजॉय करना चाहिए। सिंस मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट और आर्ट टीचर हूँ, मेरी ज़्यादातर बातें आर्ट स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के होती है। अब इस लेफ्ट आई में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। आइरिस का जो एज है वो काफ़ी हार्ड है, तो उसको मेंटेन करने में मुझे हार्ड पेंसिल और स्टिक इरेजर का इस्तेमाल करना पड़ा। कंपेयर टू दैट, अपर आईलैश के ऊपर वाला एरिया काफ़ी मीडियम और सॉफ्ट है, तो वहाँ पे मैंने पेपर स्टम्प्स और ब्रशेस का ज़्यादा इस्तेमाल किया। अब आंखों के आसपास के मीडियम शेड्स को ड्रॉ करने के लिए, जिन्हें टेक्निकल वे में हाफ टोन्स भी कहा जाता है, एक पेपर स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ जिसके टिप पे थोड़ा सा चारकोल लगा हुआ है। अगर आपका पेपर स्टम्प बहुत क्लीन है तो आप किसी भी डार्क एरिया में उसे थोड़ा सा रब कीजिए और एक क्लॉथ से वाइप करके उसे आप यूज़ कर सकते हो।
जिसे हम पेपर स्टम्प को एज अ लाइट पेंसिल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं कॉम्बिनेशन सेम यूज करता हूँ हर बार। पहले पेपर स्टम्प, उसके बाद मेकअप ब्रश, जिससे हमारा स्मूथनेस और रिफाइंड लगता है। फिर से मैं स्पीड को थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि प्रोसेस काफ़ी स्लो और रिपीटेटिव है। ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है रेंडरिंग की। हमारी ये इच्छा होती है कि जल्दी जल्दी शेडिंग करके साइड में हो जाए और हमें एक कंप्लीट पोर्ट्रेट मिल जाए, जो कि अच्छा भी हो और लोगों को भी पसंद आए। बट इन रियलिटी आप देख पा रहे होगे कि अच्छा आर्ट बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लेनी पड़ती है। अच्छा और क्वालिटी का आर्ट बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बिगिनर्स में ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस भी हम जिसे कह सकते हैं, वो होता है। उन्हें लगता है कि मैं बिना प्रैक्टिस किए या फिर बहुत कम प्रैक्टिस करके भी अच्छे और प्रोफेशनल क्वालिटी के रिजल्ट्स लेके आ सकता हूँ। उनके हिसाब से तो उनके रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं, बट जब आपका वर्क क्रिटिक के लिए आप दुनिया के सामने रखते हो, तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट और आर्ट के जानकार लोग क्लियरली ये बता सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का वर्क नहीं है। बिगिनिंग में मैंने भी ये सेम चीज़ एक्सपीरियंस की है। जब भी मैं कोई ड्राइंग बनाता था, मुझे लगता था कि मैंने दुनिया की सबसे अच्छी ड्राइंग बनाई है, और जब मैं लोगों को दिखाता था और लोग कहते थे कि ये उतनी भी अच्छी नहीं बनी, तब काफ़ी दिल टूट जाता था। बट रियलिटी यही है, हम आर्ट लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनाते हैं। हाँ, उससे हमारा खुद का एंटरटेनमेंट होता है, थोड़ा सा टाइम पास होता है, वो चीज़ अलग है। बट जब हम लोगों के सामने आर्ट वर्क शोकेस करते हैं, तो उनके अच्छे बुरे क्रिटिक के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। और लोगों को अगर हमारा वर्क पसंद आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने सच में अच्छा पोर्ट्रेट बनाया है। इसलिए अगर आप आपके आर्ट के बारे में सीरियस हो, तो आपका वर्क हमेशा किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट या फिर आर्ट टीचर से चेक करवाते जाइए। आजकल सोशल मीडिया से काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी आसान हो चुकी है, आप किसी से भी इजीली कनेक्ट कर पाते हो, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। अगर आपको मेरी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो कमेंट में अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए, या फिर कम्युनिटी में आपके ड्राइंग्स भी आप पोस्ट कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपके आर्ट वर्क को क्रिटिक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने फोरहेड का एरिया रेंडर करने के लिए मेकअप ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है। सिंस ये एरिया काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे काफ़ी स्लो ट्रांजिशन है, तो मुझे सॉफ्ट ब्लेंडिंग टूल्स ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब देखिए, मैं राइट साइड का चारकोल लेफ्ट साइड में पुल कर रहा हूँ यूजिंग द पेपर स्टम्प, और जो मिडल वाला पोर्शन है उसको मैं ब्लेंडिंग स्पंज और मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर रहा हूँ। और जो लेफ्ट वाला एरिया है, जो सबसे लाइट है, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर हाईलाइट हमें दिख रहा है, उस एरिया में मैं नीडेबल इरेजर यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक ही एरिया को रेंडर करने के लिए वैरायटी ऑफ टूल्स यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे मैं डार्क स्पॉट्स हटाने के लिए स्टिक इरेजर का भी यूज़ कर रहा हूँ। अब वैल्यूज़ और ट्रांजिशन तो फोरहेड में सही से आ गया है, बट हमारा शेड स्मूथ नहीं लग रहा है। कई कई जगह काफ़ी पैचेस दिखाई दे रहे हैं, कई जगह डार्क पैचेस है जिसको मैं नीडेबल इरेजर से रिमूव कर रहा हूँ, और कई जगह लाइट पैचेस है जिसको मैं मेकअप ब्रश या फिर स्टम्प से फिल कर रहा हूँ। मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं है ड्राइंग करने की। ये सिर्फ मेरी खुद की मेथड है, जो मैंने कई सारे आर्टिस्ट से देख के सीखी है, और खुद का भी कुछ मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ये सिर्फ मेरा अप्रोच है पोर्ट्रेट ड्रॉ करने का। अब मैं नोज का एज थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहा हूँ।
नोज की जो शेडो है चीक पर गिरी हुई वो काफी हार्ड है, बट एक्चुअल नोज का जो कॉर्नर है वो हल्का सा सॉफ्ट है। तो वहाँ पे मैं पेपर स्टम्प का और मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करके सॉफ्ट एज क्रिएट कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ मैंने राइट साइड वाले चीक एरिया को मीडियम टोन में फिल कर दिया है। बस आपको बार बार रेफरेंस को स्क्विंट करके देखना है, मतलब आंखें छोटी करके देखना है और उसको अपने ड्राइंग के साथ कंपेयर करना है। जब आप आंखें छोटी करके देखते हो तो डिटेल्स थोड़े से बैकग्राउंड में चले जाते हैं और आपको सिर्फ वैल्यूज दिखती है, मतलब डार्कनेस और लाइटनेस। आपको इससे समझ में आएगा कि आपके शेड्स ठीक आ रहे हैं या नहीं। अब मैं यहाँ पे राइट साइड वाले चीक के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। बार बार मैं वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ, फिर इरेज कर रहा हूँ, फिर ऐड कर रहा हूँ, फिर इरेज कर रहा हूँ। जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता तब तक मैं इसे बार बार करता जाऊँगा। यहाँ पे राइट साइड की आंखों में जो वाइट होता है वहाँ पे भी मैंने एक लाइट शेड अप्लाई कर दिया है। हमारी आंखों के अंदर का वाइट पार्ट उतना भी ज़्यादा वाइट नहीं होता है। बिगिनर्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि आइरिस जो कि राउंड पार्ट होता है डार्क, उसे काफ़ी डार्क बना देते हैं और सराउंडिंग वाइट पार्ट को काफ़ी ज़्यादा वाइट बना देते हैं। तो उससे वो आंखें काफ़ी कार्टूनी लगती है। अगर आपको रियलिस्टिक आंखें ड्रॉ करनी है तो आंखों में वाइट पार्ट को आपको हल्का सा लाइट शेड देना होता है, जैसा कि मैंने राइट और लेफ्ट दोनों आंखों में दिया है। राइट चीक का जो एज है वो काफ़ी सॉफ्ट है और ऑलमोस्ट हेयर के साथ ब्लेंड हो रहा है, तो उसको भी मैं काफ़ी सॉफ्ट कर रहा हूँ। बस रेंडरिंग के प्रोसेस में हमारे डार्क्स धीरे धीरे लाइट होते जाते हैं, तो बार बार डार्केस्ट पार्ट को और डार्क करते जाना होता है यूजिंग द 4B पेंसिल। फिर से एक बार मैं लेफ्ट आई की तरफ आ गया हूँ। थोड़ा सा इधर उधर क्लीन अप कर रहा हूँ मैं। हेयर का एज भी सॉफ्ट करना है मुझे। वो करने के बाद फिर से एक बार मैं आंखों की रेंडरिंग को और डिटेल के साथ अप्रोच कर रहा हूँ। अगर आप फीचर्स सही से ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको फीचर्स को 3D में समझना पड़ेगा। जैसे कि जब हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है तो हम आँख मछली की तरह बनाते हैं या फिर आलमंड की तरह बनाते हैं, बट आँख एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, आईलिड्स होते हैं, आईलैशेस होते हैं, आईबॉल होता है और ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। कोई पार्ट आगे होता है, कोई पार्ट पीछे होता है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए आपको आँखों का एटलीस्ट एक बार तो एनाटॉमिकल वे में स्टडी करना चाहिए, और सिर्फ आँखों का ही नहीं, हर एक फीचर का। बस उसका शेप आप 3D में एक बार समझ लीजिए, तो उसे ड्रॉ करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। यहाँ पे मैं लेफ्ट चीक में लाइट टोन्स फिल कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा केयरफुल आपको लाइट टोन्स फिल करने में होना चाहिए, क्योंकि अगर लाइट टोन में आपने गलती से भी डार्क टोन्स ऐड कर दिए, डार्क शेड्स ऐड कर दिए, तो उसे मिटा पाना बहुत मुश्किल टास्क होता है और मिटा के भी थोड़े से पैचेस रह जाते हैं, जिससे हमारा ड्राइंग का सॉफ्ट, स्मूथ और क्लीन लुक चला जाता है। तो प्लीज़ लाइट एरियाज में काफ़ी केयरफुली आप शेड्स पुट डाउन कीजिए।
पेपर स्टम्प या फिर मेकअप ब्रश यूज़ करने से पहले उसका एक बार पैच टेस्ट लीजिए। चीक पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाईलाइट दिखाई दे रहा है मुझे, उसके लिए नीडेबल इरेजर और स्टिक इरेजर का यूज़ कीजिए। अब हम नोज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। नोज़ को हम रेंडर कर लेंगे। नोज़ को हम 3 पार्ट्स में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फ्रंट पार्ट, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। इन दिस केस राइट पार्ट तो हमें दिख नहीं रहा है, फ्रंट और लेफ्ट पार्ट ही हमें दिख रहा है। अगेन मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट पार्ट, ना कि मॉडल का नोज का लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट तो वैसे भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मॉडल का फेस 3/4 पोजीशन में है। फ्रंट पार्ट में हमें थोड़ा लाइट शेडिंग करनी है जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, और लेफ्ट पार्ट में हमें फ्रंट पार्ट से एक टोन डार्कर शेड करना है। इसे हम प्लेन्स कहते हैं। अगर आप अलग अलग प्लेन्स को अलग अलग शेड देते हैं तो वहाँ पे अच्छी खासी डेप्थ क्रिएट होती है। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि हमारे ड्राइंग में क्लियर डेप्थ क्रिएट हो और फ्लैटनेस से हमारा वर्क बचा रहे। बिगिनर्स के शेडिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि उनके शेडिंग में काफ़ी फ्लैटनेस दिखाई देती है। डार्क और लाइट शेड्स आइडेंटिफाई करना और पुट डाउन करना उतना भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इवन फॉर बिगिनर्स। बट उन दोनों के बीच का ट्रांजिशन दिखाना और उसे स्मूथली क्रिएट करना, इसमें आपके रियल स्किल्स लगते हैं। तो अगर आपका रिजल्ट्स थोड़ा कम अच्छा भी आया आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। बस आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते जाइए, धीरे धीरे चीज़ें रिफाइन होती जाएगी। अच्छा आर्ट बनाना मुश्किल है डेफिनेटली, बट इट्स नॉट रॉकेट साइंस ऑल्सो। अगर आप रेगुलरली डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप प्रोफेशनल लेवल अचीव कर सकते हो। फिर से आई एम यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स, मोस्टली लाइट एरियाज में पेपर स्टम्प, नीडेबल इरेजर ही यूज कर रहा हूं मैं। नोज के जो हम साइड्स डिस्कस कर रहे थे, जिसे मैंने प्लेन्स कहा था, तो आप देख पा रहे होगे कि फ्रंट प्लेन और लेफ्ट प्लेन जहाँ पे एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग हाईलाइट क्रिएट हो रहा है। हर एक इंडिविजुअल फीचर को सिंप्लीफाइड वे में कैसे देखा जा सकता है, उसे इजीली कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है, और इस इंफॉर्मेशन के साथ उसे ड्रॉ कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में मैं वीडियोस लेके आऊँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि और डेडिकेटेड वीडियोस में आपके सामने लेके आऊँ। ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है रेंडरिंग की, मैंने बार बार ये मेंशन किया है। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट रेंडरिंग में ही लगता है, क्योंकि अगर आप हाई फिनिश अचीव करना चाहते हो तो आपको थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ही। वैसे आर्ट को आपको समय में नहीं तोलना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बट धीरे धीरे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे वैसे सेम रिजल्ट्स अचीव करने में आपको कम समय लगेगा। बस आपका गोल यही होना चाहिए कि आपके सेटिस्फैक्शन लेवल तक आप रेंडर करते जाइए। अगर किसी पॉइंट पे आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपके ड्राइंग बुक से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा टहल के आइए, कुछ और काम कीजिए, और 2-3 घंटे बाद या फिर अगले दिन ड्राइंग को फ्रेश नज़रिए से देखिए।
तब आपको आपके ड्राइंग में क्या गलत है क्या सही है ये दिखाई देगा, और उसी के साथ साथ जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे होगे वो ब्लॉकेज भी आपका निकल जाएगा। तो बीच बीच में ड्राइंग में गैप्स लेने चाहिए, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स के गैप हर घंटे में आप लेते जाइए, ताकि आपका फ्रेश नज़रिया बरकरार रहे। यहाँ पे आईज और नोज़ मैंने ऑलमोस्ट रेंडर कर लिए हैं, चीक का पोर्शन भी ऑलमोस्ट डन है। अब सिर्फ लिप्स की बारी है, जिसे हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो कि फेस है, उसे हम पहले रेंडर कर लेंगे, और उसके बाद जो सेकेंडरी एरियाज है जैसे कि नेक, हेयर एंड हैंड, उसे भी रेंडर करेंगे, और उसके बाद फिनिशिंग टचेस देना स्टार्ट कर देंगे। चीक पोर्शन में काफ़ी सॉफ्ट और स्लो ट्रांजिशंस है। स्लो ट्रांजिशन का मतलब काफ़ी कम शेड चेंज हो रहा है, काफ़ी नज़दीक के वैल्यूज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रांजिशन दिखाना थोड़ा सा स्लो काम है, इस एरिया में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस पार्ट के बाद पोर्ट्रेट का कैरेक्टर और उसके एक्सप्रेशंस हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में हम लिप्स कंप्लीट कर लेंगे, फिनिशिंग टचेस देना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि वैल्यूज को एडजस्ट करेंगे, एजेस क्लीन करेंगे, कुछ सरफेस डिटेल्स पे काम करेंगे, और इस पोर्ट्रेट को हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इस पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाला पार्ट आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। पार्ट 4 का लिंक डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। Thank you for watching this video. See you in the next part.